हेलो, कैसे हो सभी लोग। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो पे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीए फाइनल का लॉ। ओ सॉरी सॉरी, लॉ नहीं, ऑडिट। ऑडिट पढ़ने वाले हैं और ऑडिट भी अंदर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यार देख, इसमें ना पढ़ेंगे कम, रिवाइज ज्यादा करेंगे। रिवीजन चल रही है, ठीक है। तो ये फटाफट फटाफट नोट्स नोट्स बनाएंगे हम देख के अपने कंटेंट को। एंड ह्यूज क्रेडिट्स टू नीरज अरोड़ा सर, उनके नोट्स हैं, ठीक है। उन्हीं के नोट्स से पढ़ रहे हैं और कोई ऐसी टेक्निक वगैरह कुछ नहीं है, बस उनके नोट्स मैंने लिए रखे क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से छोटे बना रखे हैं नोट्स। और छोटे हैं प्लस सब चीज़ उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि चीज़ें कम है, चीज़ें सारा है। तो सबसे पहले मैं नोट्स निकाल लेता हूँ और सब ऑडिट के मूड में आ जाओ। अपनी इन्वेस्टिगेशन वाला एक जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, ब्योमकेश बख्शी अपना, या फिर जेम्स बॉन्ड कह लो, जेम्स बॉन्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो वाला चीज़ ऑन कर लो, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं तगड़ी चीज़, मज़ेदार चीज़। तो ये रही मॉड्यूल मेरे पास, मॉड्यूल मैंने खोल लिया है और फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और हौला सा चैप्टर नहीं है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो तुमने पढ़ा होगा एस ए 210, ठीक है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और बहुत जल्दी, बड़ी वीडियो नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है, ये होगी छोटी सी वीडियो। फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ, फिर अगली वीडियो में ऐसे 220 भी करेंगे हम अच्छे से तरीके से, ऐसा नहीं कि मतलब आवाज में कर ली। फिर 230 भी करनी है, मतलब सब करेंगे। 240 अभी नहीं करेंगे, खैर ऑर्डर में जब चलेगा वो तब की तब देखेंगे। बट हाँ, अभी तो हम करने वाले हैं 210। और लेट्स मूव टुवर्ड्स दी दूसरी स्क्रीन जिसमें पढ़ने लायक माहौल बने और समझने लायक सारी चीजें हों। चला, ये हुई ना बात, ठीक है। मैं एक मिनट अपनी बुक भी ले लेता हूँ, उससे क्या और अच्छी रेफरेंस मिल जाएगी कि कुछ चीज़ें हम मिस तो नहीं कर रहे हैं। बुक जो है वो सेम ही है, मतलब एक तरह से बुक पढ़ना या ये पढ़ना एक ही बात है, बट स्टिल एक मन की तसल्ली के लिए हमें ये करना चाहिए। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए मैं रख रहा हूँ, खैर ज़रूरत पड़नी नहीं है इतनी। और एक हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये रिवीजन ऑडिट, ठीक है, हो जा भाई, हो गई। बड़ा आलस आता है कभी कभी, तो क्या बताऊं मैं। खैर, लेट्स बिगिन। और ज़्यादा ध्यान स्क्रीन पे होगा, ठीक है, मेरे पे, या फिर स्क्रीन पे ज़्यादा ऐसे वो मत देखना कि इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। अब प्योरली पढ़ने वाले हैं, मजे आने वाले हैं, ठीक है। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बिल्कुल चीज़ें भाई, ठीक है। अब अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब ये कि हम जब ऑडिट करने जाते हैं, आप सबको पता होगा, तो एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद हम एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। तो जो एंगेजमेंट है उसके टर्म्स क्या होने चाहिए, क्या होने नहीं चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, वो सब के बारे में, और जब कब हम अग्री करेंगे अपॉइंटमेंट लेटर से, उस बारे में बात हो रही है। ये बताता है हमारा ऐसे 210। तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या कहता है। सो ऐसे 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन, कब, जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हैज बीन अग्रीड थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई पहली बात तो ऐसे 210, अग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, पहली चीज।
अग्री एंड एक्सेप्ट कब करेगा? जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होगा। ये पहली चीज पढ़ रहे हैं। जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हैज बीन अग्रीड थ्रू, अब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में क्या है? एस्टैब्लिश्ड प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट, या फिर कंफर्म कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, पहली चीज तो हम कंफर्म करेंगे कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है टर्म्स में वो है कि नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी कि वी हैव टू कंफर्म। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो हो गए, इसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। ये ऑब्वियसली सबको पता है किसके बीच में, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में। तो कंफर्म करेंगे कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स है कि नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ वो बोल रहा है कि प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं है। क्या कह रहा है? प्री कंडीशन आर प्रेजेंट और नॉट। तो इफ प्री कंडीशन डज नॉट, तो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, और टू अगर नहीं है या तो कर दो, तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द एफ आर एफ इज एक्सेप्टेबल। एक तो ये देखा कि एफ आर एफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, एंड ऑब्टेन करेगा कि मैनेजमेंट जानती है एंड समझती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज regarding the PPFS, preparation of financial statement, DIMC और all information। ठीक है, obtain agreement of management and understand its responsibility for preparation of financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework for internal control room। वो DIMC वाला बात का लिखी हुई है, मैं उसके लिए तो नीचे देखा। चलो ठीक है, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो होता है, एक तो यही कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एक प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नॉट एक्सेप्ट लिख देते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट है तो क्या क्या होने चाहिए? एक तो मैनेजमेंट फॉलो करेगी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द एक्सेप्टेबल। ऑडिटर आएगा फिर तो। एक्सेप्टेबल है या नहीं। फिर क्या कह रहा है ये? अग्रीमेंट ऑब्टेन करो कि मैनेजमेंट जानती है मानती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई होप समझ आ रहा हो। ऐसे फटाफट करेंगे बिल्कुल, मतलब एक तरह से लिखने का काम हो रहा है, अपने आप लर्न हो जाएगी सर। रिगार्डिंग किन चीज़ों की? दो चीज़ें, इंफॉर्मेशन एंड एडिशनल इन्फो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, प्लस अरे अरे पर्सनल agreement of management understands its responsibility। internal controls।
ठीक है, ये बात हमारे पल्ले पड़ गई बिल्कुल कि एफआर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और फॉर द नेसेसरी, और ठीक बन गया। ये चीज़ आई होप समझ आ गई होगी। तो ये हमने कर लिया पूरा। ठीक है, कब प्री कंडीशंस क्या होती हैं, प्री कंडीशन समझ ली, ये चीज़ प्री कंडीशन होती है। तो ये अगर डना डन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स, द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ the entity and the auditor that the auditor sends an audit engagement letter before the commencement of the audit to help avoid misunderstanding with respect to audit। तो ऑडिटर को मतलब ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, कहीं उसका ऑडिट भी बाद में खराब ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि वो उसको रोक रहे हो कि यार नहीं 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 तू इतना काम मत कर, ऐसे ऐसे मत कर वो कर। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ताकि कोई गलतफहमी ना हो, उसके लिए ऑडिटर को भेज देना चाहिए एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, बिल्कुल डनाडन। और ये ध्यान रखना ऑडिटर भेजेगा, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट भेजेगी। ये मतलब बेसिक लोग गलती करते हैं कि उनको लगता है कि मैनेजमेंट जाके भेजेगी एक ऑडिटर को, ना भाई, वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है। अपॉइंटमेंट और एंगेजमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। द अग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और सुटेबल फॉर्म। और क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो लिखे हुए हैं। तो इट इज़ नॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। दी ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ए आर ए एफ आर एफ जो यूज़ हुआ है, और reference to the expected form and context of any reports to be issued by the auditor, and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content। तो इसमें कुछ लिखा है अलग से चीज़ नहीं लिखी हुई, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑडिट का, ठीक है, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की, और चौथी चीज़ ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए एफ आर एफ, और वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो भी देख लेना, और रेफरेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंसर्न। और ये बता रहा है कि कभी कभी ये डिफर भी कर सकती है इन सम सम सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इफ अ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रेफरेबल, तो उसको रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच और ऑल रेगुलेशन अप्लाइज एंड मैनेजमेंट को पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रिगार्डिंग ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट। पानी है क्या इसमें, एक सेकंड पानी भी लेते हैं दोस्तों। गला बड़ा सूज जाता है भाई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। ऑन रिकरिंग ऑडिट्स, द ऑडिटर shall assess whether circumstances require the terms of audit engagement to be revised and whether there is a need to remind the entity of its existing terms। जब रिकरिंग ऑडिटर्स होता है तो अच्छा, रिवाइज करना की ज़रूरत है या रिमाइंड करने की ज़रूरत है टर्म्स के बारे में, तो वो बता रहा है। The auditor may decide not to send a new audit engagement letter or other return में each period. However, the following factor make it appropriate to revise the terms of auditing to remind the, ठीक है, मतलब ये टॉपिक हो गया सेकंड। अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर करना पड़ेगा। फटाफट पेज वेज पलटने से बढ़िया है कि मैं इधर देख लूँ, है ना। सही बात, एक सेकंड रुको। ओ, डिस्टर्बेंस हो गई थी कभी, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, नेट नेट का भी वैसे इशू आ रहा है। हाँ, तो रिवाइज एंड रिमाइंड द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कब कब होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो कोई इंडिकेशन हो रही है कि हाँ एंटिटी ने मेरे से अंडरस्टैंड कर लिया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को। मेरे अंडरस्टैंड वो ये है, या रिवीजन हुई है कोई स्पेशल, कोई वैसी टर्म्स ऑफ मतलब कोई स्पेशल
ठीक है, ये साइज ऑफ द कंपनी चेंज हुआ है कुछ। सीनियर मैनेजमेंट चल रहा है ना यार, एक तो यही नहीं पता चलता भाई। ओके, फिर ये ट्रायंगल का मतलब सबको पता होगा, चेंज होता है। चेंज हुआ है क्या? लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में अगर कोई चेंज हुआ है तो तब। और अब चेंज इन AFRF या पॉलिसीज, या फिर चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा याद। कोई तोप तो है नहीं भाई कि इसको कोई याद करना पड़ेगा भयंकर तरीके से, आराम से हो जाना चाहिए याद तो ये। तो ज़्यादा नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ऑब्जेक्ट एंड स्कोप के लिए। किसकी मिसअंडरस्टैंडिंग? मैनेजमेंट की, ठीक है। स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर ऐसा कुछ है मतलब स्पेशल कोई स्पेशल टर्म्स आए हो, तो वो चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन नेचर एंड साइज, और चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या ऐसा कोई भी चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, या फिर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस में कोई चेंज है। चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट या फिर ओनरशिप, ये तो खैर मैंने बोल दिया था। और बस यही है, इतना ही है। 5-6 लिखने होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये पढ़ सकते हो भाई, बिल्कुल। एनी इंडिकेशन कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स, सिग्निफिकेंट चेंज, सब में सिग्निफिकेंट चेंज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सब में सिग्निफिकेंट है। ओनरशिप, नेचर, लीगल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट कराए कुछ प्रिपरेशन के अंदर, अगर उसमें कोई चेंज है तो वो भी। अब है अगला, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एक्सेप्टमेंट। अच्छा, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगर मैनेजमेंट या TCWG ऑडिटर के ऊपर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले वो बोल रही है यार, अरे तुम ये नहीं कर सकते, अरे तुम वो नहीं कर सकते, अरे ये फाइल नहीं मिलेगी, वो फाइल नहीं मिलेगी, तो एक इम्पोज लगा, मतलब लिमिटेशन इम्पोज कर रही है ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क। तो भाई वो सिंपल बोलेगा कि यार अगर इतनी रोक टोक करोगे तो मैं काम कैसे करूंगा। तो बोलेगा इन द टर्म्स प्रपोज ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट सच दैट द ऑडिटर बिलीव्स द लिमिटेशन विल रिजल्ट इन द ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो डिस्क्लेम कर दूंगा ओपिनियन को, मैं बोल दूंगा कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, SAE नहीं मिला। ठीक है, SAE आई नो सबको पता होगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो वो तो बोल देगा कि मेरे को तो ये मिला ही नहीं। The auditor shall not accept the limited engagement as an audit engagement unless required by the law। जब तक लॉ से नहीं बोलता तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब। और कब नहीं करेगा? जब उसको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस लिमिटेशन से ही मैं काम करता रहा, तो मैं अपना ओपिनियन को डिस्क्लेम कर दूंगा, डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, तब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट। ये है अच्छा टॉपिक, तगड़ा टॉपिक, जिसके अंदर आई गेस थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। If prior to completing the audit engagement, the auditor is requested to change the audit engagement to engagement that conveys lower level of assurance. अच्छा जी, the auditor shall determine whether there is reasonable justification for doing so। तो इसमें पहला चीज आता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ठीक है, एक तो ये चीज बताना पड़ेगा उसको कि भाई ऐसा क्यों। If auditor concludes there is a reasonable justification for changing the terms of the audit engagement, then the auditor must do his paper as per the new terms and must issue report as per the new terms। सिंपल सी बात है।
The report would not include reference to the original engagement or any procedure that have been performed to the original engagement. तो अब जो भी प्रोसीजर वो कर चुका है, तो अगर वो वापसी उसको वापसी परफॉर्म करना पड़ेगा, इसको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि हमने पिछले एंगेजमेंट में ये करे थे, और रेफरेंस नहीं ले सकता उसकी। तो एक था कि नो रेफरेंस। If the terms of the audit engagement are changed, the auditor and the management shall agree on the new on record the on and record the new terms of engagement in the engagement law or suitable form of retirement। ये हमने जो यहाँ पे पढ़ा था कि रिटायरमेंट में चाहिए या नहीं चाहिए, वो वाली बात है कि जब अगर नया बन जाएगा तो भैया नए के अंदर काम करेंगे और नया लिखित में ले लेंगे तुमसे कि हाँ, इफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एग्रीमेंट चेंज, अगर वो चेंज हो गए तो ऑडिटर एंड मैनेजमेंट दोनों का काम है कि वो अग्री करें और नए न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिकॉर्ड करें एक लेटर के या कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट फॉर्म में। The auditor should not agree to the change of engagement when there is no reasonable justification for doing so। ठीक है, अब दो बना लेते हैं इसके अंदर। एक तो पहली बात यहाँ डालते हैं ऐसा, चेंजेस, ठीक है, चेंजेस इन ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ पे लिखते हैं अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन मिल गई तो। यहाँ लिखते हैं नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अगर मिल गई है तो क्या कह रहे थे भाई साहब हमारे, ये कह रहे थे कि अब न्यू एंगेजमेंट के हिसाब से काम होगा, मतलब आगे कैसे न्यू। ये भी हो गया। इसी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, तो रिकॉर्ड भी करना है। डॉक्यूमेंट करा लो या तो रिकॉर्ड कर लो द न्यू एंगेजमेंट टर्म्स। यहाँ तक तुमने पढ़ लिया था। अब ये है कि जब उसको नहीं मिला, इफ द ऑर्डर अनएबल टू चेंज, ठीक है, एंड इज नॉट परमिटेड, मतलब ऑडिटर तो मान नहीं रहा है, ठीक है, ऑडिटर बोल रहा है कि भाई कोई जस्टिफिकेशन तगड़ी नहीं मिल रही तुम्हारी, मैं तो उसी पे काम करूंगा जो हमारी पहले बात हुई थी। एंड it is not मतलब he is not permitted by the management to continue the original audit engagement, the auditor shall withdraw। अपने आप बोल दो भाई चलो ठीक है मैं तो कर ही नहीं रहा तुम्हारा, ऐसे जैसे कराओ, withdraw from the audit engagement where possible under the applicable law and regulation and determine whether there is any obligation either contractual or otherwise, मतलब उसकी कोई obligation तो नहीं है to report the circumstances to other parties such TCWG or owners। यहाँ लिख लेते हैं ये चीज़, सेम चीज़ है। क्या था स्टार्टिंग में, सोचो सोचो सोचो। अगर इसको रोका जाएगा और उसको आगे कंटिन्यू भी नहीं करने दे रहे। विड्रॉ फ्रॉम
एक तो ये पॉइंट हो गया, और क्या है? एंड माय मटेरियल लवली एप्लीकेशन। WG। डन 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 डन। आ रहा समझ? इसको ऐसे चाहिए तो ये ले लो यार। आई होप क्लैरिटी है थोड़ी इसके अंदर। मेरी आवाज वगैरह सब आ रही हो भाई? ये तो भाई बहुत लफड़े हैं, बहुत बहुत लफड़े। अब ये कब होगा? अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एग्रीमेंट, कब? कब चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ द सर्विस। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट। रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय मैनेजर और कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। बस खत्म। तो हम एक चेंजेस वाला पार्ट और लिख देते हैं क्योंकि चेंजेस वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक तो तेरा गम सताए, एक तो तेरी टें- मतलब हमने एक पेज में कर दिया ये चैप्टर को, ये देख लो तुम। ऐसे 210 एक पेज में भाई, सोचो क्या मजे की बात है। When will client request to change the terms? पहला रीजन, circumstances affecting the need of service। क्या कहते हो? ये क्या कह रहा है? जब कोई ऐसा सर्कमस्टेंस चेंज है जिसमें अफेक्ट पड़ जाता है नीड ऑफ सर्विस, समझ लो मेरे को एक ऑडिट एंगेजमेंट कराना है, ठीक है। देन मेरे को खबर पड़ती है यार मेरे को तो जरूरी भी नहीं है कराना, अरे इसकी ऐसी की तैसी छोड़ो। ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि अब मुझे नीड ऑफ सर्विस की में ही चेंज आ गया, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि अरे रिव्यू भी यही कर देंगे, फिर बोलते नहीं नहीं भाई हम तो ऑडिट ही करते हैं। एज टू द नेचर ऑफ सर्विस, यही है ना? एज टू द ओरिजिनली रिक्वेस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो पहले बोली थी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि जिससे रिस्ट्रिक्शन लग गया स्कोप पे। वेदर बाय मैनेजमेंट, सर्कमस्टेंसेस। मतलब समझ लो फैक्ट्री वगैरह में आग लगी, पेपर ही उड़ गए, तो उससे आपका स्कोप बहुत लिमिट हो गया यार, जब मेन पेपर थे सारे वही उड़ गए, तो आप चेक किससे करोगे, क्या करोगे? बोलते हैं भाई हमारे पास पेपर ही नहीं है, तो आप ऑडिट कर ही नहीं पाओगे अच्छे से। आप एक हल्की हल्की चीज दोगे उनको, बोलोगे कि नहीं यार अब तो ऑडिट वॉडिट कैसे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारा ऐसे खत्म। कि मैं थोड़ा कलरिंग वलिंग कर लेते हैं। Agreeing the terms of audit engagement। भाई देखो ऑडिट में तो एक अलग ही स्पीड रहती है क्योंकि मेरा है वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। इसके अंदर कोई ज़्यादा मत्थाबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं वही चीज़ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरे को मज़ा आता है। इसलिए इसको यहीं करते हैं समाप्ति पे। और ये देखो एक पेज में, मतलब लिटरली मैं चाहूँ तो इसको और छोटा कर सकता था, बट मैंने लिखा है काफ़ी कुछ क्योंकि यार
राइटिंग वो भी तो आनी चाहिए कि हमें कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही हम अपना काम करते जाएंगे और एसेस खत्म करते जाएंगे, धनाधन 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 धनाधन, बिल्कुल। और अगला ऐसे एज यू नो ऐसे 220 होगा, उसके अंदर हम क्वालिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। और उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑडिटर होता है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे सुनना नहीं चाहिए, बायस वगैरह नहीं होना चाहिए, और क्या क्वालिटी में ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़। देन हम उसके बाद मैं बताता हूँ क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है सीन, वो पढ़ेंगे। देन हम अपने वो 300 वाली सीरीज पे आ जाएंगे, 315 और 330 और 320 मटीरियलिटी। तो ये इंटर में थे, इसलिए जल्दी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि ये चीज़ इंटर में थी। अगर इंटर में नहीं होती, इसमें टाइम लगाता, तो इंटर में थी यार तो कोई पॉइंट नहीं है, फटाफट से करेंगे। और एक मिनट में स्क्रीन ज़रा चेंज कर लूँ। यस, अब एक कमिटमेंट जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो है कि मैं तो लिख दिया, ठीक है, जिसको भी जो भी मेरे साथ पढ़ रहा है इस चीज़ में, भाई आप भी लिखो। आपकी कोई भी किताब हो, मैं तो कह रहा हूँ आईसीआई के मॉड्यूल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नोट्स बनाओ और अगली बार ये नोट से पढ़ना है। ठीक है, लैंग्वेज का देखो कब काम आएगा, लैंग्वेज तब आएगी जब आप रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होगे, प्रैक्टिकल पेपर वगैरह जो है वो कर रहे होगे। ठीक है तो लैंग्वेज तब काम आएगी। और जो मेजर मेजर पॉइंट है वो हम लिख ही रहे हैं इसके अंदर, कि क्या है क्या नहीं है, लिख रहे हैं ना इसके अंदर सारी चीज़, कि अच्छा ओनरशिप में बदलाव आया था कौन सा, या कोई लैंग्वेज वाला पॉइंट आया तो वो भी लिखेंगे। अभी ऐसा आया नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है, बट हाँ ये कमिटमेंट मेरे को आप सभी की तरफ से चाहिए। और एक और चीज़ बता दूं कि भाई ऑडिट के अंदर ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंस चैनल पे ऑडिट कैसे आ रहा है, भाई ऑडिट में फाइनेंस भर भर के है। ठीक है ना, ऑडिट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है यार, उसमें फाइनेंस का पार्ट भी आता है। आप कुछ भी ढूंढोगे पैसा वैसा सब, तो फाइनेंस फाइनेंशियल टर्म्स में ढूंढोगे ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, फाइनेंस का मतलब सिर्फ ये है कि भाई मेरे को इन्वेस्टिंग सिखा दो, मेरे को वैल्यूएशन सिखा दो, मेरे को फलाना ढिमकाना चीज़ सिखा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी इंटरेस्ट लो, ये भी काम आएगा कि लोग फ्रॉड वगैरह कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग के क्या चीज़ें होती हैं, किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ मतलब पेजेस जिसके अंदर पूरा फाइनेंस भरा हुआ है वो कैसे होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, और इसी के साथ हमारा पहली वीडियो समाप्त होती है, और ऑडिट की सीरीज चालू होती है। बहुत ही बेहतरीन सीरीज होने वाली है, बहुत ही मज़ा आया मेरे को भी पढ़ा के आज, और रिवाइज करके, रैदर मैं ये कहूँ कि रिवाइज करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं तो जस्ट पढ़ा था। तो see you guys in the next video. Till then, keep supporting and keep learning finance. Learn finance, live finance. Bye bye.